हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जैनिता पब्लिक स्कूल में। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल लेकर के आया हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है आप सभी की मदद करने के लिए, ताकि जो बच्चे घर पे हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी, या जो इकोनॉमिकली वीक हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, वे हमारे चैनल पर फ्री में पढ़ सकें। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि हर बच्चा मेरी इस मुहिम का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में। तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स वाले एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करते हैं 9-10 के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। तो हम एनसीईआरटी ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की आधारभूत इकाई। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. कॉर्क क्या होता है? एक तरीके का मटेरियल होता है, ठीक है। पहले एक टाइम में क्या था, आज के टाइम में हमने साइंस से विकास किया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम क्या किए, हर बॉटल को बंद करने के लिए ढक्कन बनाने लगे। लेकिन पहले के टाइम में रबर की तरह एक मटेरियल हुआ करता था जिसको कॉर्क कहते थे, उसका यूज करके वाइन्स और इन सभी की बॉटल्स में उसी का ढक्कन बना के लगाया जाता था। मतलब किसी बॉटल में कोई भी जब लिक्विड सब्सटेंस हम रखते थे तो उसे बंद करने के लिए क्या यूज़ करते थे, कॉर्क का यूज़ करते थे। कॉर्क से ढक्कन बना के डाल देते थे तो वे मटेरियल बाहर गिरती नहीं थी। तो ऐसे ही एक कॉर्क को देखने के दौरान रॉबर्ट हुक ने देखा कि कॉर्क में जो संरचनाएँ थी वे हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे थी। कैसे थी? वे संरचनाएं मधुमक्खी के छत्ते के जैसी थी। तो मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है आप सभी जानते हैं, ऐसे गोला गोला, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में, आपने देखी होगी। ऐसे ही होते हैं ना छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स। तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क थी उसकी सेल्स को देख रहे थे माइक्रोस्कोप में, तो देखा कि ये तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है, ठीक है। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कि पेड़ की छालों से आता है। और यह 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से क्या किया, कॉर्क सेल्स को देखा। तो रॉबर्ट हुक ने इन सभी बॉक्सेस को क्या बोला, सेल बोला। क्या बोला? सेल बोला। छोटे छोटे जो बॉक्स उनको दिखे हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार में, छोटे छोटे कमरे दिखे, उसको क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स, उन्होंने इन बक्सों के क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल शब्द को, कोशिका शब्द को लैटिन में कमरा बोला जाता है। क्या बोलता है? छोटा कमरा, लिटिल रूम। तो उनको भाई कमरे जैसी संरचना दिखी थी, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल दिया था। भाई लिटिल रूम तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने लैटिन वर्ड का यूज़ किया, ठीक है, और उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। तो ये क्या थी, पहली बार सेल की खोज हो गई बाई चांसली, ठीक है। और ये क्या थी, लिविंग नहीं, नॉन लिविंग सेल की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? नॉन लिविंग की। लिविंग सेल की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने बाद में करी। तो चलिए हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द हिस्ट्री ऑफ साइंस। यह देखने में तो बहुत ही छोटी सी, ठीक है, और अपर्याप्त घटना लगती है, लेकिन साइंस के इतिहास में यह इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. यह पहली बार था कि जब जीवित वस्तुओं के लिए अलग अलग इकाई की बात की गई। उन्होंने ऐसा देखा कि जीवित प्राणियों में भी क्या होती हैं, छोटी छोटी अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। भाई बाकी केमिस्ट्री में तो खोजें चली रही थी, एटम की बात तो चली रही थी कि जो भी सब्सटेंस होता है वह छोटी छोटी यूनिट से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। हर मैटर क्या होता है, एटम से बनता है। ये तो केमिस्ट्री में चल ही रहा था। अब क्या था, बायोलॉजी में भी ऐसा आया कि जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं वे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है।
तो सेल शब्द का इस्तेमाल पहली बार बायोलॉजी में तब किया गया था और आज तक हम सेल शब्द का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। हमने कोई नया शब्द नहीं चुना है, आज भी हम सेल शब्द का ही उपयोग कर रहे हैं। These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. ये जो उन्होंने क्या किया, बाद में आपको ओनियन एक्सपेरिमेंट दिखाया कि ओनियन बल्ब के ओनियन के छिलकों को लेके बुक में दिया है, ठीक है, कि ओनियन के स्ट्रक्चर्स को आप देखिए। तो बता रहा है कि यहाँ पे भी जो समान संरचनाएं हैं बाद में सभी मिल करके एक बड़ी संरचना को जन्म देती हैं, उनसे एक बड़ी संरचना बनती है, ओनियन बल्ब बन जाता है। और आपको इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो ओनियन बल्ब है वह अलग अलग प्रकार के लेकिन समान संरचनाओं से बना है, मतलब साइजेज अलग अलग हैं, ठीक है, आकार अलग अलग है, लेकिन देखने में स्ट्रक्चर जो है वे सेम है, उनसे मिल करके बना है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर आपको ये बात पता चली। ओनियन पील की जो कोशिकाएँ होती हैं वे एक जैसी दिखती हैं, साइज में भले ही थोड़ी छोटी या बड़ी हों उससे फर्क नहीं पड़ता है। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onions but all living organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. तो कह रहा है कि जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं इसको हम ओनियन बल्ब का बेसिक बिल्डिंग यूनिट कहेंगे, आधारभूत संरचनात्मक इकाई कहेंगे, ठीक है, इसको आधारभूत संरचनात्मक इकाई हम कहेंगे। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। केवल ओनियन ही नहीं, सभी जीवित प्राणी जो कि हम अपने आसपास देखते हैं वे कोशिकाओं से बने हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो एक कोशिकीय। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. कोशिकाओं की खोज पहली बार किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई। आपने देखा उन्होंने कॉर्क के पतले से टुकड़े को जब अपने खुद के बनाए गए एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, भाई उन्होंने बनाया था तो उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप थी नहीं, तो उनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उसी से उन्होंने सेल की खोज की। Leeuwenhoek 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. 1674 में से 1674 में लीवेनहॉक ने और भी बढ़िया माइक्रोस्कोप से इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ गया, ठीक है। अब लगभग कितने साल बीत गए, 9 ईयर्स बीत गए, तो 9 ईयर में तो थोड़ा डेवलपमेंट होगा ही। तो उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स की खोज की, स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज की पॉन्ड वाटर में पहली बार, ठीक है, पहली बार नदी तालाब के पानी में खोज की। तो भाई क्लास 9 था तो यहाँ पे पॉन्ड वाटर दिया है। क्लास 11 में क्या बताते हैं कि बारिश का पानी गिर रहा था उनके बाहर और उन्होंने वही पानी लेके क्या की, पहली बार खोज की, तो उन्होंने उसे एनिमैल्क्यूल्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एनिमैल्क्यूल्स। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज करी। कितने साल लग गए सोचो, 1674 से 1831 आ गया, मतलब 57 ईयर का इतना लंबा ड्यूरेशन लग गया, 157 साल बीत गए न्यूक्लियस की खोज होने में। पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। और 1839 में पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिका के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जो द्रव्य भरा होता है, उसको क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य भी बोला जाता है। तो पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। ये आपको रिसर्चेज याद रहने चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1830 में न्यूक्लियस की खोज करी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी, 1674 में लीवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल या लिविंग सेल की खोज करी। ये सारे रिसर्चेज याद कर लो। फिर आता है सेल थ्योरी। क्या आता है, सेल थ्योरी। दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स and that the cells is the basic unit of life was presented by two biologists Slyden and Swan 1838-1839। भाई जैसा कि सभी पौधे और जो प्राणी हैं वे कोशिकाओं से बने हैं और जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, कोशिका ही है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। तो यह दो बायोलॉजिस्ट मैथियास स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान 1838 में स्लाइडेन ने बताया, 1839 में स्वान ने बताया।
इन लोगों ने मिल करके क्या दी, सेल थ्योरी दी। इनका कहना यही था कि सभी पौधे और प्राणी जो हैं वे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं और कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। आगे सेल थ्योरी में और थोड़ा सा सुधार किया गया एक दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट बिर्चो के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट बिर्चो के द्वारा 1855 में, मतलब इस घटना के लगभग 16 सालों बाद रॉबर्ट बिर्चो ने थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया और बताया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। उनका जो उद्भव है, विकास है, वह पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा ही होता है। मतलब कोशिकाओं में सेल डिवीजन होता है। यहीं से ये बात सामने आई कि कोशिकाओं में सेल डिवीजन भी होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो इसके पहले तक ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी, बट यहाँ से हम क्या कहेंगे कि सेल्स में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है। और रॉबर्ट बिर्चो के स्टेटमेंट को ओमनी सेलुला ई सेलुली भी बोलते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुली उन्होंने कहा था, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, उनका विकास उन्हीं से होता है। With the discovery of the electron microscope in 1914, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। और 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज होने के बाद अब ये संभव था कि आप कोशिका के अंदर की सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं सबको अच्छे से देख सकते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद अब कोशिका के अंदर सब कुछ देखना संभव हो चुका था, उसके बारे में सब कुछ जानना संभव हो चुका था। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। अब भाई मैग्नीफाइंग लेंसेज की खोज होती गई, विकास होता चला गया और अब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पहुंच गए थे, सूक्ष्मदर्शी दुनिया में पहुंच गए थे। किसमें पहुंच गए थे? सूक्ष्मदर्शी वर्ल्ड, मतलब छोटी सी चीज़ों को भी हम देख पा सकते थे। और हमने अब यह जाना कि एक अकेली कोशिका भी एक प्राणी को जिंदा रख सकती है। एक अकेली कोशिका में भी एक पूरा जीवन हो सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। मतलब एक ही कोशिका से प्राणी अपना सब कुछ कर सकता है, जैसा कि अमीबा में होता है। अमीबा क्या है? एक प्रोटिस्टा है। क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया भी उसी तरीके के हैं कि क्लैमाइडोमोनास में भी कोशिका से जिंदगी जी ली जाती है, पैरामीशियम भी और बैक्टीरिया भी। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन प्राणियों को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर प्राणी बोलते हैं, एक कोश की प्राणी बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब कोश की, एक कोश की, ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन वी बी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या आप कुछ और एक कोश की जीवों का नाम दे सकते हैं? दूसरी तरफ बहुत सारी कोशिकाएं जब एक समूह बनाती हैं और एक अकेले शरीर में मिल करके अलग अलग कार्यों को करती हैं, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाती हैं, शरीर के अलग अलग अंग बनाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी मतलब बहु, एक से ज़्यादा, बहु कोश के प्राणी। उदाहरण क्या है? फंगाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स, सभी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। यूनिसेलुलर कौन है? आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप के जितने ऑर्गेनिज्म हैं सभी क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। क्या है? यूनिसेलुलर। मोनेरा में आपकी प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। अब जो प्रत्येक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकी प्राणी हैं, उनके भी जिंदगी की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है, उनका भी जन्म एक ही कोशिका से हुआ है। होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वे डिवाइड करती हैं, विभाजन होता है, ठीक है, वे अपने जैसी ढेर सारी कोशिकाएं बनाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से जन्म लेती हैं। भाई हम जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे बॉडी में एडल्ट्स में 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं। आप लिख के देखना 100 ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं, तो 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर हम बने होते हैं। हमारी ज़िंदगी की भी शुरुआत भी किससे होती है? एक ही सेल से होती है। मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम फ्यूज करते हैं और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फीटस बनता है और फिर जाके 9 मंथ्स में क्या बनता है? एक बेबी बनता है। तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत भी एक ही सेल से होती है। कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ज़िंदगी की शुरुआत सिंगल सेल से ही होगी। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, ठीक है, इट डिपिक्ट्स सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। आपको एक आपकी बुक में पिक्चर्स दिए हुए होंगे जो कि आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के शेप्स को दिखाएंगे, जिनके अलग अलग शेप होंगे, अलग अलग साइज होंगे और अलग अलग फंक्शंस भी होंगे। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। कोशिकाओं का जो
आकार होता है, जो माप होता है, वह डिपेंड करता है वो किस प्रकार का काम करते हैं। वे जो खास काम करते हैं उस हिसाब से वे बनी होती हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैड चेंजिंग शेप्स। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नॉट सेल हैव अ टिपिकल शेप। कराया कि जैसे कि अमीबा है उसमें उसका शेप बदलता रहता है। कुछ परिस्थितियों में सेल का जो शेप है वह ज़्यादा या कुछ कम निश्चित होगा। एक खास प्रकार की कोशिकाओं में थोड़ा अंतर भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जो नर्व सेल होती हैं वे बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, जटिल शेप की होती हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल होती हैं। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of living form। प्रत्येक जो जीवित कोशिका होती है उसमें क्षमता होती है कुछ आधारभूत कार्यों को करने की, ठीक है, वही उस जीवित प्राणी का लक्षण भी होता है। हाउ डज द लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। अब सवाल ये आता है कि कोशिकाएं अपने काम को करती कैसे हैं। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हमने देखा है कि जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं जैसे कि मनुष्य है, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मतलब कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, डाइजेशन करती हैं, कुछ एक्सक्रीशन करती हैं, कुछ एसिमिलेशन करती हैं, कुछ रिप्रोडक्शन करती हैं। तो हर कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि शरीर के अलग अलग जो अंग हैं, अलग अलग भाग हैं, वे अलग अलग कार्य करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। हमारे शरीर में एक भोजन पचाने के लिए स्टमक है, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है, गैस एक्सचेंज करने के लिए लंग्स हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। उसी तरीके से एक कोशिका में भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, कार्यों का बंटवारा देखने को मिलता है। In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles। तो हम कह सकते हैं कि हर कोशिका के अंदर कुछ खास घटक होते हैं उनके अंदर कामों को करने के लिए, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। Each kind of cell organelle performs a special function। हर प्रकार की जो सेल ऑर्गेनेल होती हैं वे खास काम करती हैं, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। मतलब कोई क्या करेंगी, शरीर में नए मटेरियल को बनाएगी, नए पदार्थ बनाएगी, कुछ गंदगी को साफ करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके के हर सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल होते हैं कामों को करने के लिए। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। और इन ऑर्गेनेल्स, इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका अलग अलग कार्यों को कर सकती है और जीवित रह सकती है। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। और ये सभी ऑर्गेनेल्स कोशिकाएं मिल करके एक आधारभूत इकाई बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। यह बहुत ही उत्सुकता वाली बात है कि सभी कोशिकाएं जो हैं वे जो सभी सेल्स हैं उनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हर सेल में एक ही जैसे ऑर्गेनेल होते हैं। यह फर्क नहीं पड़ता है कि वे क्या काम कर रहे हैं, वे अपने हिसाब से अपने काम को सेट कर लेते हैं। वे जिस प्रकार के प्राणी में पाए जाते हैं उस प्रकार का काम करते हैं। बट हर सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, न्यूक्लियस, सभी सेम होते हैं। सारी सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स सेम होते हैं। अब प्लांट और एनिमल सेल्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगर लिविंग सेल की बात करें तो सभी सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स सेम ही होते हैं, फंक्शन भले डिफरेंट करते हैं। तो व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका का जो संरचनात्मक इकाई है, संगठन है, वह कैसा है। विसा अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हाउ इज इस सेल ऑर्गेनाइज्ड। अपने ऊपर देखा कि सेल में ऐसे स्पेशल घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो एक सेल व्यवस्थित कैसे होता है। If we study a cell under a microscope, we would come across three features in most every cell: plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environments are possible due to these features. Let us see how. तो अगर आप एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको तीन चीज़ें जरूर मिलती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। ये सभी जो घटनाएं कोशिका के अंदर होती हैं यह सेल और उसके अंदर होने वाले लक्षणों के कारण ही होती है। मतलब जो कोई भी कोशिका कोई घटना दिखाती है, कोई कार्य दिखाती है, तो उसके अंदर होने वाली घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही सेल उस कार्य को करती है। तो आगे आप देखेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सब कुछ फ्री में बताना है, आपसे कोई पैसे लेना नहीं है, हम आपकी मदद के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ जब हम आपका मदद कर रहे हैं तो आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, वही आपका हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, आप मन लगा के पढ़ाई करिए, इसलिए हम बधाई दे रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ करिए, मेहनत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, आप सभी का दिन शुभ हो।